You are currently the only person in this conference. गुड इवनिंग एवरीवन। सुन पा रहे हैं सब लोग? गुड इवनिंग सर। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके, रुचिता आपको सुनाई दे रहा है बच्चे? यस सर। ओके, तो देखिए, हम लोग ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कंप्लीट किया है और हमने आप ही का कैटलिस्ट का कुछ स्क्रीनशॉट निकाला है। तो जिन बच्चों के पास ऑलरेडी कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट ही ओपन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर क्वेश्चंस यहाँ से देख ले। क्वेश्चन नंबर अपन यहाँ से डिसाइड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमने बहुत सारे प्रिंट आउट निकाले, मतलब स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस लेंगे और ये मिक्स क्वेश्चन है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा हीट एंड टेम्परेचर का अलग क्वेश्चन है, थर्मल एक्सपेंशन का अलग क्वेश्चन है। अपने को क्वेश्चन पहले जब भी आए तो उसको देखना है और उस क्वेश्चन को देख के पहले ये डिसाइड करना है कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, किस पार्ट से क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन को समझना कि ये किस पार्ट से है, ये भी एक बड़ी बात है।
बहुत बार बच्चे तो यही नहीं समझ पाते कि ये किस पार्ट से है। तो जब पार्ट नहीं समझ आएगा तो हम उस पर फॉर्मूले कैसे लगाएंगे, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये पूरा क्वेश्चन ही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ताकि हम लोग सारे क्वेश्चंस पर, सारा तो नहीं हो पाएगा, जो जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जैसा अच्छा लगेगा उसको डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड पहले ये देखेंगे कि उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है। जैसे चलो टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। सब लोग ये क्वेश्चन नंबर 8 तो आप लोग चाहो तो अपने कैटलिस्ट में भी देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए और पढ़ के बताइए कि ये किस पार्ट से है क्वेश्चन। आई होप कि सबको ये विजुअल होगा। ज्यादा छोटा राइटिंग तो नहीं दिख रहा। चलो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको। मॉड्यूल है आप लोग के पास, ये कैटलिस्ट सबको मिला हुआ होगा, सो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ये आप ही का बुक है। तो क्वेश्चन पढ़ के बताइए कि ये पहले किस टॉपिक का है, किस पार्ट से है ये क्वेश्चन। Assume that the specific heat capacity of a material increases with increase in temperature. If equal amount of substance is mixed in isolation at two different temperature T1K and T2K, then equilibrium temperature will be greater than this, lesser than this. एक मिनट बच्चे। लॉग इन करते समय आज किसी को कोई इश्यू आया क्या? एनीवन जिसको थोड़ा लैग समझ में आया हो, कुछ दिक्कत हुआ हो आज लॉग इन करते समय, ऐसा हुआ क्या? ओके अब ये क्वेश्चन तुम देख के ही समझ सकते हो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जब इस तरह का बात आता है तो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ सर मिक्स्ड इन आइसोलेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1K T2K, देन द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी। अब यहां पर ये हम पहले तो, क्या सबको ये बात समझ आ रही है कि ये कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है ना? कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, और यहां पर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। कह रहा है assume that the specific heat capacity of a material increases with increase in temperature. जनरली हमारा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, और इफ इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मिक्स्ड इन आइसोलेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1K and T2K, then the equilibrium temperature will be, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा? ओके आफिया आप बताएं। greater than T1 plus T2 by 2. ओके चलिए हमने कुछ देर के लिए मान लिया कि यही आंसर है। आदित्य, आध्या आप बताएं। हाँ सर, मुझे भी लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन चाहिए? अब पहले मैं आफिया से सर एक्सप्लेनेशन लूंगा, पहले एक बार आफिया से एक्सप्लेनेशन लूंगा। पहले हैंड रेज किया बच्चे ने, तो उससे एक बार एक्सप्लेनेशन लिया जाए। हाँ एक्सप्लेनेशन दो, क्यों?
सर मैंने ऐसे कंसिडर किया कि x ग्राम ऑफ A सब्सटेंस एट T1 केल्विन और x ग्राम ऑफ B सब्सटेंस एट T2 केल्विन, नहीं एक मिनट, सेम ही सब्सटेंस है, तो मैंने उस सब्सटेंस को वाटर कंसिडर किया और उसके लिए फिर सॉल्व किया। ओके, तो ग्रेटर कैसे आएगा? वो T1 प्लस T2 बाई 2 आ जाएगा अगर दोनों को वाटर कंसिडर करेंगे। ओके ठीक है, अभी होल्ड योर थॉट, आद्या से लेते हैं। आद्या आप बताएं। सर मैंने कुछ इस तरह सोचा कि जैसे mc डेल्टा t का टर्म आता है और जो c बराबर है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है बराबर। सर, लेकिन mc डेल्टा t ये कांस्टेंट होगा क्योंकि mc t2 माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू mc टी नॉट माइनस टी1। तो ये मतलब दोनों के लिए सेम ही होना चाहिए क्योंकि हम लोग इक्वल मान रहे हैं। अब सर c जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स टी नॉट माइनस टी टू माइनस टी नॉट को कम होना पड़ेगा, मतलब कम होना पड़ेगा। तो डिफरेंस तभी कम होगा जब ओके ग्रेटर वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की। ओके, अग्रीड। कुछ बात आपने बहुत क्लियर बताया, कुछ बातें थोड़ी सी उतनी क्लियर नहीं है, सारे बच्चों को उतना शायद नहीं समझ आया। मैं मल्हार से भी एक बार इनपुट लेता हूँ। मल्हार, आप कुछ एक्सप्लेनेशन दोगे? आंसर यही होगा ना? हाँ सर यही है। बराबर, चलो एक्सप्लेनेशन दो। सर मैंने T1 पे C का वैल्यू 50 लिया, T2 पे 100 लिया और सॉल्व किया तो वो ज्यादा आ रहा था। गुड, दैट इज वन वे। इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अगर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है तो एक हाइयर वैल्यू लेके तुम इस बात को देख सकते हो, देयर इज नो हार्म। बट ठीक है, नूपुर आप कुछ दोगे इनपुट? सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रही है, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बराबर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी ग्रेटर ही होगा क्योंकि फिर वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखिए, जिन बच्चों ने जो जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ध्यान से सुनना एक्सप्लेनेशन, और अगर उसके बाद भी क्लैरिटी ना मिले तो फिर अपन इस पर और डिस्कशन करेंगे। अगर मान लो कि हीट कैपेसिटी सेम रहता, लेट्स एज्यूम कि कोई भी चेंज नहीं होता, तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि T1 और T2 टेम्परेचर से अगर हम इक्विलिब्रियम रीच कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2 होता है। ये तो समझ आ रहा है। अगर ये बात अगर नहीं समझ आ रही है तो तुम यहाँ पर एक सिंपल सा कैलकुलेशन सोच लो कि हमारा m मास है T1 टेम्परेचर पर, m मास है T2 टेम्परेचर पर, और ये दोनों एक कॉमन टेम्परेचर रीच कर रहे हैं, एंड लेट्स से दैट टेम्परेचर इज T0। तो ये T1 T2 ग्रेटर देन T1 दिया है तो ये हीट लेगा और ये हीट देगा, तो कितना हो जाएगा? सो mc T0 माइनस T1, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ये हीट रिलीज कर रहा है, तो mc T2 माइनस T0। अब तुम देखोगे mc दोनों का अगर सेम रहा तो फाइनली T0 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T0, और तुम सॉल्व करोगे तो 2T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 एंड T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2। बहुत सिंपल सी बात है। जब दोनों मास बराबर होंगे और इस हीट कैपेसिटी भी सेम होगी तो टेम्परेचर दोनों का एवरेज हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हीट कैपेसिटी सेम नहीं है, तब हमको बस गेस करना है, या फिर न्यूमेरिकली भी अगर चाहे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर और लेस का बात है, मतलब सिर्फ हम अगर गेस भी कर ले तो काम चल जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये नहीं होगा, लेकिन ये बाउंड्री कंडीशन है, इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, बस ये डिसाइड करना है। तो आप समझो कि अगर ये टेम्परेचर रीच किया, ये टेम्परेचर रीच कर गया, लेट्स अज्यूम दिस, तो मान लो कोई एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और दोनों कॉमनली 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ रहे हैं। लेट्स अज्यूम दिस, जब ये हीट कैपेसिटी सेम रहा तब की बात है। लेकिन अगर नहीं रहा तो तुम सोचो 10 से 30 पर आने में ये जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। हायर टेम्परेचर का मतलब हायर हीट कैपेसिटी, तो ये 30 तक आने में जितनी एनर्जी रिलीज करेगा ये उससे कम ही एनर्जी कंज्यूम कर पाएगा क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी कम है। एम आई क्लियर? ये जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मास है इसका रिलेटिवली हीट कैपेसिटी कम है ना, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ये 50 डिग्री पर है तो इसका हीट कैपेसिटी ज्यादा है,
तो जब ये 20 डिग्री का इसका फॉल होगा तो जितना ये एनर्जी रिलीज करेगा डेल्टा Q2 और ये डेल्टा Q1, डेफिनेटली डेल्टा Q1 विल बी लेसर देन डेल्टा Q2। मतलब ये कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके 30 तक आ सकता है, लेकिन ये उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो 30 पर आने के बाद कुछ एनर्जी बच जाएगी, यानी ये 30 पर ही नहीं रुकेगा, ये इसको और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सिर्फ इतने ऑब्जर्वेशन से हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन T1 प्लस T2/2 है। कितना होगा ये नहीं बोल सकते, कैसे इंक्रीज कर रहा है, लीनियर इंक्रीज है, कैसे इंक्रीज है, वो अपन बहुत ज्यादा उस पर कंक्रीट आंसर नहीं बता सकते कि 10 और 50 का एग्जांपल ये तो एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर रीच करेगा फाइनल, ये नहीं बोल सकते। लेकिन इतना हम देख के बता सकते हैं कि 30 तो नहीं होगा और 30 से ज्यादा ही होगा। क्या इस बात से सब लोग एग्री करते हो या अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? मेरा पॉइंट ये है कि डेल्टा Q2 इज ग्रेटर देन डेल्टा Q1 अगर हमारा हीट कैपेसिटी बाद का ज्यादा है तो। और यही अगर इंक्रीज की जगह डिक्रीज दे देता, पता कि अगर मटेरियल द हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यही सेकंड वाला आंसर हो जाता। क्योंकि इसको हीट ज्यादा चाहिए 30 तक आने के लिए और ये हीट कम दे रहा होता, तब टेम्परेचर T1 प्लस T2/2 से कम होता। लेकिन टेम्परेचर के साथ हीट कैपेसिटी अगर बढ़ रहा है तो T1 प्लस T2/2 से ज्यादा होगा। एम आई क्लियर? किसी को कोई डाउट है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन इसके अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप पढ़ के और बताइए कि ये किस पार्ट से है। मेरे को तो टॉपिक ही पहले बताओ कि किस पार्ट से क्वेश्चन है ये। नाइन्थ वाला क्वेश्चन कौन बताएगा किस पार्ट से है ये? A uniform cylinder of length L and radius R is connected between ice at 0 degree and steam at 100 degree. This leads to melting of ice at the rate of alpha kg per second. Now, cylinder is melted and recast into 3 identical cylinders of radius √2r each, and they are now connected in series across the same ice and steam chamber. Now, the rate of melting of ice in kg per second. एक्चुअली ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन माना जाएगा। एनीवन? सिर्फ ये बताना है कि ये किस टॉपिक को या किस टॉपिक को कनेक्ट करके ये क्वेश्चन है। कोई भी नहीं? देखो, एक तरीके से ऐसा समझ लो कि ये हमारा स्टीम चैम्बर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये हमारा आइस चैम्बर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और एक रॉड कनेक्ट कर दी गई है। अब इससे होगा क्या? हीट फ्लो करेगा। ऑब्वियस सी बात है, कंडक्शन की बात हो रही है यहां पर। हीट ट्रांसफर टॉपिक का ये क्वेश्चन है, और यहां से जो हीट इंटर कर रही है, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला होता, स्टेडी स्टेट कंडीशन, जितना भी क्वेश्चन आता है वो सब स्टेडी स्टेट कंडीशन का ही क्वेश्चन है। तो जो डेल्टा क्यू और dq/dt, रादर ऐसा कर लो, dq/dt पर सेकेंड
जो भी हीट है वो कितना इसमें जा रहा है, तो कह रहा है कि अल्फा केजी पर सेकेंड आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है। यू सी, अल्फा केजी पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में अल्फा केजी आइस मेल्ट हो रहा है। तो अल्फा केजी आइस को मेल्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए होगा, हम जान सकते हैं, हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि अल्फा केजी आइस को मेल्ट होने के लिए अल्फा इंटू एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतना हीट चाहिए होगा, और ये पर सेकेंड इतना हीट मिल रहा है, यानी कि dq by dt दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ हीट फ्लो, ये हमारा है अल्फा इंटू एल, और एल लेटेंट हीट है, याद रखना, इसको लेंथ ऑफ द रॉड उससे कंसिडर मत करना। और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो दिया हुआ है आर और लेंथ दिया हुआ है एल। तो वी नो कि dq by dt is nothing but equals to the temperature difference, that is 100 minus 0 divided by resistance 1 by k L by A। ये पूरा जो टर्म है वो हमको दिया हुआ है अल्फा इंटू एल। ये इनिशियल कंडीशन है। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। कर रहा है कि नाउ द सिलेंडर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 आइडेंटिकल सिलेंडर्स ऑफ रूट 2r each। तो सिलेंडर को मेल्ट कर दिया गया और रिकास्ट किया गया, आइडेंटिकल सिलेंडर्स ऑफ रूट 2r। तो मेल्ट करने से और रिकास्ट करने से वॉल्यूम कंजर्व रहता है। ये एक सिंपल सी बात है जो हमको समझ में आनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई मटेरियल को हम मेल्ट करके नया मटेरियल बनाते हैं तो वॉल्यूम सेम रहना चाहिए दोनों में। एंड दे आर नाउ कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि 3 आइडेंटिकल सिलेंडर्स बनाए गए, तो इन तीनों का लेंथ क्या होगा ये गिवन नहीं है। तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। तो पहले जो वॉल्यूम था वो क्या था, पाई आर स्क्वायर एल, ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम था। सेकेंड टाइम में 3 ऐसे सिलेंडर बनाए गए जिसका रेडियस रूट 2r, रूट 2r इस तरह के रेडियस है, पाई आर स्क्वायर एल डैश, क्योंकि लेंथ तो अब सेम नहीं रहेगा तो लेंथ अपने को निकालना पड़ेगा, और 3 बनाए गए इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो टर्म कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, जैसे पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर एल, यहाँ पर देखोगे तो रूट 2r टू 6r स्क्वायर एल डैश, आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड, और यहाँ से एल डैश ये हमारा हो जाएगा l/6। मतलब जो हमारे 3 सिलेंडर बने हैं उनका रेडियस, उनका लेंथ जो है वो 1/6 हो गया पहले वाले रॉड से। ठीक है, नाउ and they are now connected in series across the same ice steam chamber। सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो अब इंडिविजुअल रॉड का रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो यहां पर। अब अगर मैं, जैसे ये हमारा एक रॉड है, उसके बाद हमारा ये हमारे 3 रॉड्स हैं, एक रॉड ये, एक रॉड ये, एक रॉड है। मैं एक रॉड का ही रेजिस्टेंस अगर मैं लेट से आर डैश अगर कंसिडर करता हूं तो बाकी का आर क्या, मटेरियल तो सेम है, तो 1/k, एल हमारा हो गया l/6, और ए पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस हमारा रूट 2r है, तो यहां पर रूट 2r लेना पड़ेगा, रूट 2r स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1/k, और l/6 का टर्म में भी नीचे आ जाएगा, और ये रूट 2r स्क्वायर हो जाएगा,
सो L अपॉन 6 2 जो 12 पाई आर स्क्वायर, यानी कि यू कैन सी ये हमारा हो जाएगा 1/12 1/k L पाई आर स्क्वायर। तो अगर देखोगे कि ये जो आर डैश है, एक रॉड का जो रेजिस्टेंस है, वो इनिशियल रेजिस्टेंस, ये मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि इनिशियल जो रेजिस्टेंस था रॉड का, उसको मैं अगर आर नॉट से डिनोट करूँ तो ये 1/k L अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये कुछ ऐसा था। और अगर इसको आर नॉट लिया जाए तो बाद में ये रेजिस्टेंस R0/12 हो चुका है। ये एक रजिस्टर की बात है, ऐसे 3 रजिस्टर हैं। तो टोटल इक्विवेलेंट अगर मैं देखूं आर इक्विवेलेंट, तो वो हो जाएगा 3R डैश एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू R0/12, तो ये हो जाएगा R0/4। तो उस सिलेंडर को मेल्ट करके मैं जानबूझ के स्टेप्स बढ़ा रहा हूं ताकि तुम लोग थोड़ा सा क्लियरली समझ में आए। इसको छोटा भी किया जा सकता था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है बोल के मैं स्टेप्स बढ़ाते जा रहा हूं। अब हमको नए केस में जब 3 रॉड को कनेक्ट कर दिया गया उसी रिजर्वायर से, जैसे पहले किया गया था ऐसा, तो फिर से ये स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब कितना हीट फ्लो होगा? तो रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट करंट क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, यानी कि 100 dq/dt इज इक्वल 100 माइनस 0 डिवाइड बाई R0/4। और अगर देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 100/R0। और 100/R0 इनिशियली इफ यू सी, ये जो टर्म है वो 100/R0 ही तो है, इसको हमने अल्फा इंटू एल लिया था। तो अगर उसको रिलेट करें तो ये 4 अल्फा एल हो जाएगा, यानी कि अब जो नया मास और नया आइस जो मेल्ट होगा वो 4 अल्फा होगा, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो इसमें 2 बातें हैं, एक कंडक्शन का भी कॉन्सेप्ट है अच्छा खासा, और बाद में थोड़ा सा कैलोरीमेट्री का भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन कैलोरीमेट्री में उतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुम ये इतना तो गेस कर ही सकते हो कि जिस रेट से हीट फ्लो होगा उसी रेट से आइस मेल्ट होगा, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इवन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से भी तुम इस बात को प्रूव कर सकते हो, एल से मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं होता। तो देखिए इस क्वेश्चन को, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हमने सॉल्व किया, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने दिया। बावजूद इसके अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? उन्नति आगे ज्वाइन कर लिए, गुड। आज स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम हुआ, मुझे भी थोड़ा वो ब्लैक स्क्रीन काफी देर तक रहा, तो लगा कि कुछ ना कुछ तो इश्यू है, बट क्या करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 मैं चाहूंगा तुम लोग पहले 11 ट्राई करो, 10 भी करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन कंडक्शन का भी बात चल रहा है, अभी 2 क्वेश्चन कंडक्शन के हुए, तो अपन सॉरी एक क्वेश्चन अभी कंडक्शन का ये हुआ 9th, तो मैं चाहूंगा कि उसके बहुत सिमिलर क्वेश्चन है 11, वो ट्राई कर लो। सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कीजिए। ओके, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये कंडक्शन से है, और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकालनी है ये हमने आपको ऑलरेडी पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिस्कस भी किया था। इक्वल क्रॉस सेक्शन है थर्मल कंडक्टिविटी Kn for K, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा उनको कंसिडर करने में, अंडरस्टैंड होने में थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि जो स्लैब है हमारा, थोड़ा सा मैं इसको 3D
बना देता हूं। ये एक स्लैब है, ये दूसरा स्लैब है। अब इसके बदले अगर हम एक सिंगल स्लैब की बात करते हैं, अगर हम इसके बदले एक सिंगल स्लैब की बात करते हैं, तो लेंथ जो पहले वाले स्लैब का था वो लेंथ सेम रहेगा, लेकिन एरिया, अगर इंडिविजुअल एरिया मैंने ए और ए लिया है तो इसका एरिया अपने को 2a लेना पड़ेगा। बस ये चीज ध्यान में रखनी है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। बस इस बात को केयर कर लो तो आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं, यहां पर सॉल्व करता हूं, देखो तो ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, और इसके दोनों को इस तरह से ज्वाइन किया गया है, तो इससे अपने को एक सिंगल इक्विवेलेंट बनाने का बात है। तो ये अगर R1 है तो ये अगर R2 है तो ये हमारा R इक्विवेलेंट है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है? ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। अब R1 क्या है? सो 1/K, सॉरी, R1 का वैल्यू है 1/K L अपॉन A, प्लस R2 क्या है? 1/4K L अपॉन A। इसमें फॉर्मूले भी बहुत सारे तुमको मिलेंगे। तुम फॉर्मूला याद करने से ज्यादा अच्छा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। 1/K इक्विवेलेंट L अपॉन 2A। बस ये 2A ही बच्चे मिस करते हैं, यहीं पर आके चीजें गड़बड़ाती हैं, और एक by2 का टर्म या इंटू 2 का टर्म छूट जाता है। अब देखोगे L/A 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 हर टर्म में है, तो L/A तो हटा ही दो। जैसे यहां से L/A, यहां से L/A और यहां से भी L/A, ये चला जाएगा। अब देखो बचा क्या? तो ये के ऊपर जाएगा प्लस ये 4 के ऊपर जाएगा, और यहां से ये 2 टाइम्स के इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा। अब एक लाइन में ये क्वेश्चन हो गया 5K/2 2.5K। क्या सबका यही आया है? क्या सबका यही आया है आंसर? यस सर। गुड। अब देखो, क्या ये क्वेश्चन नंबर 12 ये समझ आ रहा है? क्वेश्चन देख के ही क्या समझ आ रहा है कि ये किस पार्ट से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस पार्ट से क्वेश्चन है ये? क्या ये ग्राफ हमने देखा है? क्या ये ग्राफ हमने पढ़ा है? और क्वेश्चन में ही मेंशन ले लीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये कल ही आप लोग को बताया था, थीटा वर्सेस टी का ग्राफ। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? थीटा नॉट हमारा यहाँ पर, बस ये तुम लोग एक बार देख लेना कि जनरली हम लोग जो नोटेशंस यूज करते हैं, दो ग्राफ जो है ना 1 और 3, इसमें बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखना कि थीटा नॉट जो है हम लोग जनरली वैसे जैसा हमने ये लिया था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी दिया हुआ है कि इनिशियल टेम्परेचर को is the temperature of surrounding and theta is the initial temperature. तो theta I is the initial temperature and theta naught is the temperature of surrounding. और इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, फाइनली वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर जाता है, और एसिम्प्टोटिकली मीट करने वाली बात बताई थी। तो ये सारी बातें ये ग्राफ जस्टिफाई कर रहा है। अब टेम्परेचर कूलिंग की बात है तो बढ़ेगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता नहीं, ये ऐसे ही गलत हो गया। अब ये दो ग्राफ में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो तुम इस टेम्परेचर को थोड़ा सा ध्यान से देखो कि हमारा टेम्परेचर इनिशियल से कम होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जनरली लोअर होता है, तब हम लोग इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। और हमने कल ड्रॉ भी कराया था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 13 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के बताइए किस पार्ट से क्वेश्चन है। क्लियरली देख के बोल सकते हो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, लेमडा मैक्सिमम, मैक्सिमम वेवलेंथ, लेमडा एम, ये सब चीजें जहां भी आती हैं तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये विंस डिस्प्लेसमेंट लेका है। और लेमडा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
तो lambda m into 100 is equals to lambda dash is equals to into 400, ऐसा लिख सकते हैं। lambda m into 1000 is equals to lambda dash into 4000। यहाँ से lambda dash बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन अगर पकड़ना शुरू कर दिए तो आपका काम बहुत आसानी से सॉल्व होगा। पहले हमको क्वेश्चन को देख के एक बार जरूर ये सोचना है कि किस पार्ट से है, और तब उस पार्ट रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उनको एक बार रिकॉल कीजिए। अब देखो, टेम्परेचर स्केल, जैसे ही स्केल का बात आया, एक ही कॉन्सेप्ट उसमें सिखाया गया था, एक ही दो स्केल को रिलेट करने का। जल्दी से ट्राई करो और 14 का आंसर निकालो। सब लोग सॉल्व कीजिए, सब लोग से आंसर एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक बच्चे को सिखा रहे हैं, सारे बच्चे क्लासेस किए हैं, सब बच्चों से आंसर आने चाहिए। ओके, बाकी बच्चे भी देखो, कोई भी दो स्केल अगर रिलेट करना होता है, जैसे मान लो हमारे पास दो स्केल है x एंड y, तो इन दोनों को रिलेट करने का जो तरीका है हमने आपको बताया था। इसकी रीडिंग अगर x है, स्मॉल x, इसकी रीडिंग अगर y है, तो x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एक्स हंड्रेड माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट डिवाइड बाई वाई हंड्रेड माइनस वाई नॉट। इस तरह से हम रिलेट करते हैं। और ये y नॉट और y हंड्रेड क्या है, इसको बोलते हैं स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट। सो x नॉट या x हंड्रेड, ये हमने क्या लिखा है, ये हमारा होता है आइस पॉइंट उस स्केल पर जो है, और ये हमारा होता है स्टीम पॉइंट उस स्केल पर जो है। इस तरह से हम कोई भी दो स्केल को रिलेट कर सकते हैं। तो कह रहा है, सपोज अ टेम्परेचर स्केल x, वाटर बॉयल्स एट दिस एंड फ्रीजेज यदि, तो ये हमारा आइस पॉइंट हो जाएगा। ये -200 x आइस पॉइंट, -60 ये स्टीम पॉइंट। कैलकुलेट द टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो इसको x में कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो देखिए, ये हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में आइस पॉइंट होता है 0 पर, तो 50 माइनस 0 डिवाइड बाई 100, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 माइनस 0, एंड दैट इज इक्वल टू, ये जो नया स्केल है उसमें x माइनस, अब यहाँ पर -200 लिखना पड़ेगा, इस पॉइंट -200 डिवाइड बाई -60 माइनस -200। बस थोड़ा सा माइनस प्लस का भी केयर करना है अपने को। सो 50/100 ही हो जाएगा 1/2, एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस 200 डिवाइड बाई -60 प्लस 200 ही हो जाएगा 140। तो 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 70। तो 70 इज इक्वल टू x प्लस 200, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -130। और चूंकि ये x
सुन पा रहे हैं सब लोग? ये अभी थोड़ा सा लाइट का इशू है, इसलिए आई होप कि ये -130 सबका आ गया होगा, है ना? कितने बच्चों ने हैंड रेज किया था, सबके यही आंसर थे ना? यस सर। बढ़िया। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 और एक क्वेश्चन और हमने छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 10। इन दोनों को अपन करने वाले हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 15 पहले ट्राई कीजिए। आगे 3 लोगों ने कर लिया है। गुड। ओके, नक्षत्र आप बताएं कितना आया? सर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, श्रावणी आपका? यस सर फर्स्ट। ओके, कैसे किया है बताइए? सर चेंज इन वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगाया। ओके, सबका यही आ रहा है, 2 × 10⁻⁵। सी, ये जो क्वेश्चन है ये थर्मल एक्सपेंशन से है ना? थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछ रहा है, मतलब हमसे अल्फा पूछा जा रहा है। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मेटल सर इंक्रीजेस बाय दिस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बाय दिस, तो हम लोग डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, ये हमारा दिया हुआ है 0.24, ठीक है ना? तो डेल्टा V बाई V ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.24 डिवाइड बाई 100, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻⁻3, ये हमारा डेल्टा V बाई V हो जाएगा। और हम लोग गामा कैसे डिफाइन करते हैं? गामा इज 1/v dv बाई dt और d थीटा, इस तरह से गामा डिफाइन होता है। तो dv बाई v हमारा दिया हुआ है, तो गामा अगर हमको निकालना हो तो हमको d थीटा और चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग गामा कैन बी रिटन एज डेल्टा v बाई v, हमारा वैल्यू आ गया 2.4 इंटू 10⁻³ होल डिवाइड बाई 40। ये डेल्टा थीटा है जो हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से 10 और ये हो जाएगा 0.6 और ये 10 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁴, एक डेसिमल हटा के इसको 6 इंटू 10⁻⁵ कर दो, ये गामा है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अल्फा 3 टाइम्स जो गामा होता है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है, ये चीज भी हमने बताई थी। तो यहाँ से सीधे सीधे अल्फा को लिख सकते हो 1/3 गामा, और इसका 1/3 करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट समझ के किस पार्ट से है ये चीज समझ के करेंगे तो डेफिनेटली हमको आइडिया जनरेट होगा। लेकिन क्वेश्चन पढ़ के अगर हमको यही नहीं समझ आ रहा कि वो किस पार्ट से क्वेश्चन है तो ये बड़ा मुश्किल है, फिर क्वेश्चन बनेंगे नहीं। फिर हमको यही नहीं समझ आएगा कि उसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, किसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, ये समझने के लिए ही हमको पूरा पढ़ाई करना पड़ता है। हम सिर्फ फॉर्मूला रट के और बैठ जाएं और सोचे कि हमसे क्वेश्चन बनेगा, ये नहीं होगा। पढ़ाई करने से हमको ये समझ में आता है कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट से है और उसमें कौन सा फॉर्मूले लगने चाहिए। बाकी ये फॉर्मूला x - x0 ये हम 6th क्लास के बच्चों से भी रटवा दें,
लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि इस क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा। और औसरी न्यूमेरिकल सॉल्विंग यही है कि हमको मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमको उसमें से डिसाइड करना पड़ता है कि ये किस पार्ट से क्वेश्चन है और कहाँ से ये सॉल्व होगा। तो अपने को इस पर थोड़ा काम करना है। जो लोग भी रेगुलर क्लास करते हैं उनको कम से कम ये जरूर समझ में आना चाहिए कि ये किस पार्ट से है। पहली बात। दूसरी बात कि उस पार्ट से कौन कौन से फॉर्मूले हमको कराए गए। ये दो चीज अगर समझ में आ गया तो तीसरा कि कैसे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है और कैसे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, ये चीजें धीरे धीरे आपका टाइम के साथ दुरुस्त होता जाएगा। लेकिन अगर वही चीज अभी तक नहीं हो पा रही है तो फिर दिक्कत है, तब फिर हमारी पढ़ाई अच्छी से नहीं हो रही है। अब लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, मैं क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो ये भी लीनियर एक्सपेंशन माने थर्मल एक्सपेंशन का ही क्वेश्चन है। ट्राई दिस वन। कुछ बच्चे पहले से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए। वेरी गुड गुड। बाकी बच्चे भी, चैतन्य, नक्षत्र, आप लोग भी ट्राई कीजिए। नुपुर, ओवी, सानवी, श्रावणी कीजिए आप भी। The coefficient of volume expansion of material of a meter scale is this. Find the fractional change in its length when temperature is changed by 20 डिग्री। जस्ट बहुत सिमिलर क्वेश्चन है 15 वाले क्वेश्चन का, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। अगर जो बच्चे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे वो तुरंत कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ओके कनक बताएं कौन सा आंसर है आपका। थर्ड है सर। थर्ड, ओके लेट्स सी। और नक्षत्र आपका कौन सा आया। थर्ड। गुड। सबका थर्ड ही है कि कोई किसी का कुछ डिफरेंस है। आदित्य क्यों नहीं आ रहा आपसे। सर थर्ड। गुड। तो देखिए मैं एक बार फिर से, ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, वेरी वेरी गुड, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत उनको डर लगता है ऐसे क्वेश्चन से, जो मेरा एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बस सॉल्व करके दिखाऊं ताकि तुम्हारा जो डर है वो खत्म हो। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी कि ये गामा है। गामा दिया हुआ कितना, 18 इंटू 10⁻⁻5। यूनिट से भी इस बात को समझा जा सकता है। फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है डेल्टा एल बाई एल, ये निकालना है व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड बाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा डेल्टा थीटा है। तो डेल्टा एल बाई एल निकालना है और डेल्टा थीटा गिवन है, गामा दिया हुआ है। तो गामा दिया हुआ है तो अल्फा निकालने में बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। ये 1/3 गामा, ये अभी कुछ देर पहले बताया, और अगर तुम इसको यूज करोगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻5। लेकिन अल्फा होता क्या है, अल्फा अगर तुमको याद हो तो ये होता है 1/L dL/d थीटा, ये होता है अल्फा। लेकिन हमको अल्फा नहीं चाहिए, हमको डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू चाहिए। मतलब डेल्टा एल बाई एल ये यहां पर हमको मिल रहा है, तो इस डी थीटा को इधर लेके जाना पड़ेगा, यानी अल्फा इंटू डी थीटा करना पड़ेगा। अभी भी यही किया था। तो dl बाई एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अल्फा का वैल्यू आ चुका है, डेल्टा थीटा दिया हुआ है 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 60 दूनी 120 इंटू 10⁻⁻5। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, एक जीरो हटाएंगे तो ये यही आंसर आ जाएगा। तो अब जैसे मान लो 10 क्वेश्चन के आसपास हमने कर लिए, तो हमको एक आइडिया डेवलप हो रहा है हर टॉपिक पर, हर छोटे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसको कैसे करना होता है। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं हम लोग, और नेक्स्ट पेज पर भी कुछ हमको हो सकता है पैरेलल क्वेश्चन मिल जाए, कुछ नए क्वेश्चन मिल जाए।
क्वेश्चन नंबर 27 ही ट्राई करो, देखो। ये जो चीजें हैं, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं क्या? ट्राई करते हैं इसको नीचे करने का। कि बहुत ओवरलैपिंग हो रही है। चलिए, तो इसको छोटा भी कर देते हैं ताकि कुछ जगह मिले सॉल्व करने के लिए। मैंने सोचा एक एक क्वेश्चन को शेयर करें, फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है और अपन ऐसे एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। जो बच्चे जल्दी जल्दी करना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आफिया ने कर दिखाया। मल्हार, नक्षत्रा, वेरी गुड। क्या ये देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 27? क्या ये बिल्कुल वही दोनों क्वेश्चन जो हमने अभी थर्मल एक्सपेंशन पर ये जो दो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 10, क्या उसी का रेप्लिकेशन नहीं दिख रहा है? ये फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी यानी डेल्टा रो बाई रो, और ऑब्वियस सी बात है ये निगेटिव आना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर डेंसिटी कम होती है। सो व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, वी आर सपोज टू फाइंड डेल्टा रो बाई रो। अब इसको अलग से नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि रो डैश इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, वेयर गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बस यहां से तुम सॉल्व कर लो, रो डैश माइनस रो नॉट डिवाइड बाई रो नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा थीटा। यही हमसे पूछा जा रहा है। दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज, डेल्टा रो बाई रो गामा डेल्टा थीटा। गामा हमारा दिया हुआ है, डेल्टा थीटा दिया हुआ है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर, और माइनस में आना चाहिए। अब 10 का पावर थोड़ा सा केयरफुल रहना अपने को, 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक -4 तो होगा ही, और इसके बाद 27 चरती बार 14, एक 147, दो और कम होगा तो -2। क्या सबका आंसर फर्स्ट है? हाँ सर। यस Good. सर। तो देख रहे हो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर 2-3 क्वेश्चंस लगातार अभी हुए, और सिर्फ लैंग्वेज फर्क है, सब कुछ सेम ही हो रहा है। इफ यू सी, अब देखो ये क्वेश्चन 28 कितना सुंदर क्वेश्चन है। डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, या तो तुम दोनों टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकाल दो। कुछ बच्चे ऐसा भी, वैसे तो 90 - 30 60, देखो दिया हुआ है 60। कुछ बच्चे डायरेक्टली इसको माइनस कर देंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड में 60 हो रहा है तो फ़ारेनहाइट में भी 60 होगा, तो गड़बड़ है, सेम नहीं होता है, हमने बताया था ये। या फिर एक तरीका है कि दोनों को इंडिविजुअली फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके माइनस करो, लेकिन अगर क्लास का डिस्कशन तुमको याद हो तो डेल्टा सी बाई 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई 9, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब चूंकि डेल्टा सी अपने को पता है तो डेल्टा एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू डेल्टा सी। डेल्टा सी का वैल्यू है 60 और 9/5 ये होता है 1.8। अगर 1.8 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप अगर क्लासेस में ध्यान दिए हो और थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग को फोकस करोगे, टारगेट करोगे अपने लेवल पर, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। हम तो मेडिकल का क्वेश्चन, तुम लोग इंजीनियरिंग का क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन वही है कि क्लासेस में आपने कितना केयरफुली चीजों को समझा है, और दूसरा अपने से होमवर्क किया है कि नहीं। कुछ हमने जहां पढ़ाया बिल्कुल वही वही छोड़ दिए, तब फिर भी दिक्कत है। थोड़ा होमवर्क जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 29, ये तो क्वेश्चन मैंने कितनी बार बताया कि ये क्वेश्चन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कितनी बार ये रिपीट होगा मुझे खुद नहीं पता। इस पूरे कैटलिस्ट में ही अगर तुम देखोगे कम से कम 4 बार तो ये क्वेश्चन खुद ही आया हुआ है। एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है।
सेम मटेरियल है मीन सेम क्रॉस सेक्शन, बताइए। सेम मटेरियल है, सेम क्रॉस सेक्शन है, सेम लेंथ भी है, तो आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल हो गए तब तो कुछ सोचना ही नहीं है अपने को, एवरेज लेना है। 90 + 90 + 0 होल डिवाइडेड बाई 3। क्या सबने इसी तरह से किया है? अगर ये सब आइडेंटिकल हो, सेम क्रॉस सेक्शन, सेम लेंथ और सेम मटेरियल, इसका मतलब ये आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है तीनों का टेम्परेचर का सम करके θ1 + θ2 + θ3 होल डिवाइडेड बाई 3, यही हो जाएगा जंक्शन का टेम्परेचर। चलिए, होपफुली ये 29 सबने कर लिया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ट्राई दिस वन। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, अगेन थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। हर्षिता बच्चे, आपने ये क्लासेस अभी अटेंड नहीं करी हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा इश्यू है। कोई इश्यू नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें अपन बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाकी बच्चे भी कोशिश करें, बाकी बच्चे भी कोशिश करें, एक बच्चे के करने से बात नहीं बनेगा। Two rods of length L1 and L2 are made of material having coefficient of linear expansion alpha1 and alpha2 respectively. If the difference in length of the two rods does not depend upon temperature variation, then L1 by L2 square is equals to. That is again a very good question. जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आफिया बताइए क्या आंसर है आपका? सर 4th। ओके, श्रावणी आपका क्या है? सर मेरा फर्स्ट आया है। ओके, मल्हार आपका? 4th। गुड। आद्या? सर 4th। आप क्वेश्चन में ध्यान दिए हो कि ये स्क्वायर पूछ रहा है आपसे? यस सर 4th होगा। है ना, ये चीज आपने मिस करी है। तो देखो, ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम में अगर आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि श्रावणी हम आपसे कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको आता नहीं, लेकिन क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है, मैं बार बार इस बात को थोड़ा सा फोर्स करता हूँ कि हमसे एग्जाम में जो डिमांड कर रहा है, अगर हम वो आंसर नहीं देंगे तो हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी नहीं किया। कायदे से देखो तो यही बात है। हमसे पूछ रहा है कुछ, हमने आंसर किया कुछ, यानी हमको आता था क्वेश्चन, बट हमने उसका सही जवाब नहीं दिया, और गलती से जो हमने आंसर दिया वो भी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जरूर होते हैं। तुम पूरे पेपर को जब एनालाइज करोगे, आउट ऑफ लाने में क्या क्या इश्यूज आते हैं। देखो, एक तो जब हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमको कोई चीज नहीं आ रहा, तो एक अलग सिस्टम है। लेकिन सब कुछ जब हमको आ रहा है, सब कुछ हम सब समझते हैं, और तब भी मेरा आउट ऑफ नहीं आता, तो क्या क्या इश्यूज हैं जो जहां पर अपने को फोकस करना है। एक ये इशू है कि हमसे पूछ कुछ और रहा है और हम आंसर किसी और चीज का उसको दे रहे हैं, और ये ज्यादा अच्छा पढ़ने वाले बच्चों के साथ मैक्सिमम होता है। तो क्वेश्चन को एक ड्यू रिस्पेक्ट हम बोलते हैं, कि वो चाहता है कि उसको एक रिस्पेक्ट मिले, एक टाइम मिले, और वो टाइम आपको देना पड़ेगा। जो पूछ रहा है उसको समझना पड़ेगा कि भाई ये पूछ रहा है, इसको यही आंसर करना है, तब जाके वो आउट ऑफ वाली बात या फिर बिल्कुल मैक्सिमम स्कोर करने वाला बात जो है वो जस्टिफाई होगा। नहीं तो अगर जहां भी तुम केयरलेसनेस दिखाए, क्योंकि पेपर इजी है तो चलो थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं, या ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो बस ऐसे ही कर देंगे, ये तो हमने घर पर किया था, अगर इस तरीके से अगर तुम देखोगे ना,
तो कहीं ना कहीं जाके एक छोटा सा चेंज होगा क्वेश्चन में, और बस वहीं से तुम्हारा आंसर कुछ और का दे दोगे और पूछ कुछ और रहा है। देखिए, जिन लोगों से नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 30 एक बार देखिए। 2 rods of length L1 and L2 are made of material having coefficient of ligament alpha 1 and alpha 2 respectively. If the difference of length of 2 rod does not depend on temperature, ये जो चीज है ना, ये बहुत बार पूछी जाती है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों का इनिशियल डिफरेंस कितना है, तो L1 माइनस L2, ये इनिशियल है। और बाद में कितना होगा, तो L1 डैश, ये किसी टेम्परेचर पर हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और उसी तरह से L2 डैश इज इक्वल टू L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। अब किसी भी टेम्परेचर पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, L2 डैश और रादर L1 माइनस L2, तो ऐसे ही लिख लो L1 डैश माइनस L2 डैश, और यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये हो जाएगा L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। लेकिन कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि जो इनिशियली जो लेंथ था, और सॉरी जो डिफरेंस था वही होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर का मतलब कि दिस रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि L1 डैश माइनस L2 डैश को हम लोग सिंपली L1 माइनस L2 से रिप्लेस कर देंगे। और यहां पर क्या आएगा राइट हैंड साइड में, तो यहां पर एक L1 का टर्म आएगा प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। अब देखो कि L1 माइनस L2, एक टर्म तो तुमको दिख ही रहा है, तो ये हटाओ तो बचेगा क्या, ये बचेगा L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा विल गेट कैंसिल्ड। तो यहाँ से L1 बाई L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 बाई अल्फा 1, ये आ गया। लेकिन हमसे L1 बाई L2 नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है L1 बाई L2 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर हमको स्क्वायर करके फोर्थ ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। तो देखो, जिस बच्चे ने अल्फा 2 बाई अल्फा 1 मार्क किया, वो क्या किया, उसने तो इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और लास्ट में आके उसने सिर्फ ये ध्यान नहीं दिया कि इसका स्क्वायर का आंसर हमको निकालना था, ना कि इसका। तो ये छोटा मिस्टेक जो है ना, ये हमको बहुत नुकसान देने वाला है। हमसे कोई क्वेश्चन नहीं बने सर, बन ही नहीं रहा था, उस बात को फिर भी तुम कुछ देर के लिए जस्टिफाई कर दोगे कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं था, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था, या हम ये कॉन्सेप्ट भूल गए थे। लेकिन ये जो ऐसा मिस्टेक है कि जो हमको आता है, लेकिन हमने बस केयरलेसनेस दिखाई और हमने उस पर थोड़ा सा केयर नहीं किया। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, AITS को हो, एग्जाम हो या इसमें, तो आप जरूर क्वेश्चन को अंत तक पढ़िए, चाहे वो कितना भी आसान क्वेश्चन हो। ये मैं इतना तुमको समझा रहा हूँ, मैं खुद भी ये मिस्टेक करता हूँ, बहुत बार करता हूँ, अभी भी करता हूँ, बट अब क्या है कि मेरा वो समय खत्म हो गया है, मेरे को कोई कंपटीशन फेस नहीं करना है। आई ट्राई, लेकिन अगेन मेरे को कोई कंपटीशन फेस नहीं करना है, तुमको फेस करना है। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से केयर करना कि जो आ रहा है वो गलती नहीं होना चाहिए, उसमें हमारा पूरा पूरा मार्क्स बनने चाहिए। चलिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कैलोरीमेट्री का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ट्राई करो तो। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट वन, वाटर इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट्स हमने आपको सिखाए हैं,
तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ये बताएं क्या आंसर है आपका? सर 0.1। 0.1 सेकेंड ऑप्शन, राइट? श्रावणी आपका? यस सर सेम। नक्षत्रा? हाँ सर। मल्हार? आध्या? आप लोग का भी सेम आंसर है? हाँ सर। बढ़िया। सर मैं 1 मिनट और देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। बाकी बच्चे और भी क्वेश्चंस करते चले जाएं, क्योंकि ये आपका कैटलिस्ट का ही क्वेश्चन है। कैटलिस्ट आपके पास होगा ही। ट्राई टू सॉल्व, डाउट्स निकालो। तुम डायरेक्ट बोलोगे सर ये क्वेश्चन करना है, अपन वही क्वेश्चन सीधे चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। देखो ये जो रॉड वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था, यहाँ पर फिर से एक दिख रहा है। और ये ग्राफ वाले क्वेश्चन में इसके बाद लेने वाला हूँ जल्दी से, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को तकलीफ देता है। तो 31 करने के बाद अपन बाकी क्वेश्चन को, ये तो कल ही कराया था। 33 ये शायद तुम लोग के मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है। आफिया ने इसका डाउट पूछा था। और ये सब, ये 2-3 क्वेश्चन इस ग्राफ पर 50 एंड 55, ये दोनों क्वेश्चन अपन इसको करेंगे पहले 31 के बाद। चलिए 31 देखा जाए। इन एन एक्सपेरिमेंट स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल A 0.20 kg block, specific heat of a metal A 0.2 kg block of metal at 150 is dropped in a copper calorimeter of water equivalent this containing 150 cubic centimeter of water at 27 degrees centigrade. Final temperature is 40 degree. The value of specific heat of metal. ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया है। In an experiment, the specific heat of a metal. अच्छा, in an experiment of a specific heat of a metal, evaluating the specific heat of metal, 0.2 kg block of metal at 150 degree centigrade is dropped in a copper calorimeter. तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम मेटल का स्पेसिफिक हीट निकालते हैं। उसमें क्या किया गया कि 0.2 kg का एक ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको एक कैलोरीमीटर में ड्रॉप किया गया है। उस कैलोरीमीटर में क्या है तो 150 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब ग्राम, 1 ग्राम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होता है वाटर का 27 डिग्री। लेकिन वो वाटर का, वो कॉपर का कैलोरीमीटर, उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, यानी कि 0.025 kg। अगर ग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 25 ग्राम हो जाएगा, और ये 150 ग्राम यहाँ पर मिल रहा है। मतलब अगर देखा जाए कैलोरीमीटर को अगर हम इग्नोर करना चाहेंगे तो टोटल हमारे पास 150 प्लस 25 175 ग्राम वाटर है। 175 ग्राम वाटर कितने पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और वो जो मेटल है वो हमारा है 200 ग्राम, 0.2 kg मतलब 200 ग्राम 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। सो 200 ग्राम मेटल एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों कॉमन टेम्परेचर रीच करेंगे, और ये कॉमन टेम्परेचर हमको दिया हुआ है 40 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर जो है इसका टेम्परेचर 27 से 40 गया तो कितना हीट कंज्यूम करेगा, तो 175 इंटू 1 इंटू 20 40 माइनस 27 40 माइनस 27। मेटल में कोई फेज चेंज का बात नहीं है, इसलिए हमको ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है। 200 इंटू वट एवर विद स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर 150 माइनस 40। बस इसी को सॉल्व करना है, सिंपली सॉल्व दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा 175 इंटू
ये अगर माइनस करेंगे तो 13, 13 डिवाइड बाई 20 इंटू ये हमारा हो जाएगा 110, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10, सो 63 91, C इज इक्वल टू 91 डिवाइड बाई 88। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? जीरो पॉइंट वन से तो बड़ा आ रहा है ये। जो कि 5 22 5 91 बाई 88 तो 1 सर पॉइंट वो समथिंग। 200 ग्राम आना चाहिए ना, आपने 20 ग्राम लिया है शायद उसको। ओके हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ये 200 ग्राम है ना यार, तो ये 200 लेना पड़ेगा ना, ये 40 का टर्म आएगा ना। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 880, तो डेफिनेटली 0.1 आ जाएगा, ये नियर अबाउट 0.1। यहाँ लिखने में गड़बड़ हो गया थोड़ा। तो वाटर इक्विवेलेंट जब भी दिया रहे तो अपने को वो उतना अमाउंट ऑफ वाटर उस कंटेंट में ही ऐड कर देना चाहिए, ताकि कैलोरीमीटर का हीट चेंज और हीट कंज्यूम हम उसको इग्नोर कर सकें उसको। इसीलिए ही दिया जाता है वाटर इक्विवेलेंट, एक्चुअली दिया ही जाता है इसलिए कि ताकि आप वाटर में ही उसको ऐड कर दीजिए। अलग से कैलोरीमीटर कितना हीट ले रहा है दे रहा है, इसका आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं पहले ये क्वेश्चंस को, ये वाला 55 वाला क्वेश्चन और ये 50, ये दोनों क्वेश्चन को एक साथ तुम लोग देखो और ये दोनों को एक साथ करो, 55 एंड 50। ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा वाला जो ग्राफ था, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बेसिकली, वो आप एक बार देखिए। पहले मैं कहूंगा कि 55 करो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर वो डिस्कस हो गया तो 50 थोड़ा आसान है, तुम लोग कर लोगे खुद से। ट्राई 55। इनका हो जाए वो हैंड रेस करेंगे। दो बच्चों ने किया है। सब बच्चे पहले जाके उस ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट को जो हमने भेजा है या जो हमने पीडीएफ शेयर किया है क्लास नोट्स का, उसको देखो ध्यान से, बिना उसके देखे ये बात क्वेश्चन बनेगा नहीं। एरिया अंडर ग्राफ वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे ये क्वेश्चन बनेगा। श्रावणी, कितना है आपका आंसर? श्रावणी सुन पा रहे हैं आप? मल्हार, क्या है आपका आंसर? सर 55 का कि 50 का? 55। 8p सेकंड। आधे आपका? सर मेरा 15p आया।
15p फर्स्ट वन. यस सर. ओके, श्रावणी सुन पा रहे हो आप? अच्छा, आपने 50 का 3. अच्छा 50 सर अभी 55 हमने पहले बोला था. चलो ठीक है, 50 भी किए हो तो कोई बुराई नहीं है. ट्राई 55 ट्राई करिए. हाँ नक्षत्र, आप बताएं कि कौन सा आंसर है आपका? सर मेरा भी फर्स्ट आ रहा है. गुड. हाँ सर, वो फर्स्ट ही है, वो शेडेड पोर्शन पढ़ा नहीं था. ओके ओके, ठीक है. तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे बच्चों को तकलीफ देता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर बाय लेम्डा का जो ग्राफ है, उससे सिर्फ लेम्डा मैक्स का ही बात समझ में आता उनको. लेकिन एक चीज और जो है, जो एरिया अंडर ग्राफ, ये चीज बच्चे मिस करते हैं, और यही इसी पार्ट से क्वेश्चन है. और कितनी बार ये पूछा गया, और बहुत बार बच्चों को मैंने देखा है गलत करते हुए. कह रहा है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर अगेंस्ट वेवलेंथ ग्राफ shown at two different temperatures. Now this see the temperature is given in degree centigrade. तो जैसे ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर ने बात बताया कि जब भी किसी फॉर्मूले में एब्सोल्यूट टी का वैल्यू हो, तो अपने को डिग्री सेंटीग्रेड से उसको केल्विन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. तो मेरा T1 जो है, उसमें अगर 273 ऐड करोगे, और देखना जब भी 27 वगैरह जब डेटा ऐसा होता है ना, 27 इस तरह का, तो तुमको मतलब 273 उसमें ऐड करना ही है. दिमाग में ऐसा बैठा लो, ताकि तुम कभी भूलो भी तो तुम्हारा डेटा देख के तुमको याद आ जाए कि अच्छा इसमें 273 ऐड करना था. तो ये हो जाएगा 300 के. और T2 ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 600 के. यानी कि इफ यू कैन सी T1 by T2 is equals to 1/2. If the total power emitted at temperature T1 is P, what is the area shade of the shaded portion? तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम लोग ई लेम्डा वर्सेस लेम्डा का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अभी कल ही का लास्ट क्लास का ही डिस्कशन है ये, कि तो हमारा जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है. सॉरी, ये जो ग्राफ है ई लेम्डा वर्सेस लेम्डा का, ई लेम्डा वर्सेस लेम्डा का, तो ये ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा आता है. और ये लेम्डा मैक्स है, ये तो ठीक है. लेकिन इसके अंडर का जो ये एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा टोटल इमिसिव पावर और टोटल रेडिएंट पावर ये हमको देता है. और रेडिएंट पावर का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू सिग्मा E/A T⁴. अब ये तीनों टर्म दोनों बार सेम रहने वाले हैं. जब T1 टेम्परेचर पर लेंगे और T2 टेम्परेचर पर लेंगे, मतलब हम बोल सकते हैं कि P1 by P2 इज इक्वल टू T1 by T2 होल टू द पावर 4. और T1 by T2 हमारा आ गया 1/2. यानी कि P1 by P2 ये हमारा आ गया, और 1/2 to the power 4 that is 1/16. अब पहली बार में जो कह रहा है कि the total power emitted at temperature T1 is P, मतलब बेसिकली P क्या है? ये पहली बार का एरिया है. यानी कि ये जो T1 टेम्परेचर, इसके नीचे ये जो मैं दूसरे कलर से दिखा दूं, ये जो एरिया तुमको दिख रहा है, ये एरिया है P, और उसी को मैंने यहाँ पर P1 लिया है. सो P2 क्या होगा? यू कैन डायरेक्टली राइट P by P2 is equals to 1/16. यानी कि P2 is 16P. बट क्वेश्चन में हमसे सेकेंड बार का एरिया नहीं पूछ रहा, हमको शेडेड पोर्शन का एरिया पूछ रहा है. अगर तुम P2 की बात करोगे तो P2 ये पूरा एरिया हो जाएगा, ये पूरा, ये यहां से यहां तक, ये पूरा एरिया P2 है, जो कि 16P है. लेकिन हमसे सिर्फ शेडेड पोर्शन, ऊपर वाला एरिया पूछ रहा, तो ये नीचे वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा. और ये एरिया हमारा P था, तो ये पूरा एरिया जो 16P है, उसमें से P माइनस कर दोगे, 16P माइनस P, सो दैट इज 15P. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया जो कि हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है. और ये बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं. कोई बच्चे इसको 16P मार्क कर देगा, कोई इसको 8P मार्क कर देगा, जबकि वो सब गलत है. अपने को माइनस करना पड़ेगा जो एरिया पहले दिया हुआ था, कि हमको ऊपर का ही सिर्फ एरिया पूछ रहा है, और एरिया अंडर ग्राफ ये पूरा होता है. तो ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए. क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? अब अगर ये बात समझ आ रही है तो ट्राई 50, ये क्वेश्चन में 50 भी आप ट्राई कर सकते हो. दिस इज अगेन दोनों वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ का स्टेटमेंट और एरिया वाला
स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट का मतलब कंबाइंड करके एक क्वेश्चन दिया गया है. ट्राई दिस ऑन 50. बहुत बढ़िया है, बट और बच्चों से भी एक्सपेक्टेशन है. सिर्फ 3-4 बच्चे लगातार हैंड रेज करेंगे तो कैसे चलेगा? अपने को बाकी बच्चों से भी सब लोग कोशिश करें. उन्नति बच्चे ट्राई कीजिए, आप भी आंसर निकालेंगे. कनक का बहुत कम आंसर आ रहा है लेकिन आपसे आज. चलिए मल्हार, आप बताएं क्या आंसर आया 50 का? सर थर्ड. ओके. आद्या आपका? सर थर्ड ऑप्शन. गुड. कृष्णा आपका? सर थर्ड. गुड. देखिए, कह रहा है ये ग्राफ अब हमको नया ग्राफ नहीं है, इस बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं. अब ये क्वेश्चन हमने किया है इसके ऊपर. सो लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू बी विच इज कांस्टेंट. तो लैम्डा 1 T1 लैम्डा 2 T2 ऐसा हम रिलेशन है. और ये जो ग्राफ है लैम्डा नॉट और करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T नॉट, अब जब लैम्डा 1/3 हो गया तो टेम्परेचर को 3 टाइम्स होना पड़ेगा. यहाँ पर लैम्डा नॉट T नॉट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाई 3 इंटू T2. अगर ऐसा करके देखोगे तो हमारा T2 3 T नॉट आ जाएगा. तो कह रहा है कि द एरिया इनक्लोज विद इन द ग्राफ इज ए. और एरिया एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा रेडिएंट पावर है, इमिसिव पावर है, जो कि टेम्परेचर के फोर्स पावर के प्रोपोर्शनल होता है. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस फार्मूला. यहाँ पर हमने लिखा है अभी सिग्मा E/T⁴. तो एरिया जो है हमारा ये यही सिग्निफाई करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर 3 टाइम्स हो चुका है. T2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स T नॉट. तो एरिया क्या हो जाएगा 3 का टू द पावर 4. तो 3×3 = 81. तो इस एरिया का 81 ही पूछ रहा है, इंटरसेक्शन का बात है नहीं. अब ये जो 55 वाला जो क्वेश्चन था वो एक स्टेप इससे आगे था. वो क्या था कि वो भी ग्राफ हमको दे दिया गया है लाइक दिस, और हमसे ये वाला एरिया पूछा गया. तो ये जो 81 ए आया है ये एक्चुअली ये पूरा एरिया है. ये पूरा एरिया हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है. अब 81 में से ए माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला इंटरसेक्शन एरिया है, ये जो हमारा 55 क्वेश्चन पूछ रहा था. तो उसका ग्राफ नहीं बनाया है, डायरेक्टली पूछ दिया है. तो टेम्परेचर 3 टाइम्स हो गया तो ऑब्वियसली एरिया हमारा 3⁴ टाइम्स हो जाएगा ए का. तो ये हमारी आंसर है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें भरे पड़े हैं, ऐसा नहीं है. लीप में भी क्वेश्चंस हैं, कैटलिस्ट में भी क्वेश्चंस हैं. आप जिन बच्चों से मॉड्यूल भी है, मॉड्यूल भी ऐसा नहीं बोल रहे कि मॉड्यूल में क्वेश्चन सब बेकार है. जिन बच्चों से क्वेश्चंस नहीं बनते वो ट्राई योरसेल्फ, सॉल्व एग्जांपल, उनके क्वेश्चंस पहले ट्राई करें. मैंने भी जो क्वेश्चन बैंक दिया है उसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन स्टार्टिंग में है, उनके क्वेश्चंस ट्राई करें. क्वेश्चन बनाना एक आदत है, अगर तुम नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन कभी बनेंगे ही नहीं. और जो बच्चे अब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगे हैं उनके लिए हो सकता है कि 10 क्वेश्चन ना बने, लेकिन उनको क्वेश्चन अब करने लगे हैं. वो कैटलिस्ट भी सॉल्व कर रहे हैं, मॉड्यूल भी सॉल्व कर रहे हैं, PYQ भी सॉल्व कर रहे हैं. और जो बच्चे नहीं सॉल्व कर रहे उनके लिए कुछ ना कुछ बहाने बनते जा रहे हैं. तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग
जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके वो सॉल्व करिए, और डेफिनेटली अपन रिवीजन में भी इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, कोई कोई डाउट होगा उसको लेंगे, लेकिन अपन कल टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजे ये दोनों एक ही साथ लगभग हम लोग करने वाले हैं। 4-5 क्लास में ये होना चाहिए अपने को। तो कल 30 तारीख हो गया, तो थोड़ा तो फरवरी में जाएगा ही, लेकिन कोई बात नहीं, अपन 28 फेब तक सोचे हैं जो सिलेबस कंप्लीट करने का, वो कोशिश करेंगे कर लें। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस और 1-2 लगानी पड़े तो अपन देखेंगे, जरूर लगाएंगे। आप लोग का फ्लूइड का टेस्ट नहीं हुआ है ना? ये फ्लूइड का टेस्ट हो गया? फ्लूइड मैकेनिक्स का टेस्ट हुआ है नहीं ना, या हुआ है? ग्रेविटेशन का हमको जहां तक याद आ रहा है कि ग्रेविटेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का हुआ था, फ्लूइड का नहीं हुआ है ना? तो इस वेंसडे आपका टेस्ट रहेगा। सर एक्चुअली इस कमिंग वेंसडे को हमारी टर्म एग्जाम है और उसका सिलेबस भी ऑसिलेशंस, एसएचएम और वेव्स है, अरे तो बाप रे, तब क्या तो फिर नहीं रखते, नहीं रखते। अब मेरे को लगा कि इस वेंसडे कुछ नहीं है। अगर टर्म टेस्ट है तो डेफिनेटली देखो, तुम लोग को एक्चुअली जो टॉपिक हम पढ़ाए नहीं है ना, तो उसको हम रिवाइज कराना थोड़ा सा मेरे को ऑड लगता है, क्योंकि जब रिवीजन के दौरान ये बोलेंगे कि ये तो तुमको आता होगा, फिर तुम लोग कहोगे कि नहीं सर ये नहीं पढ़ा है, तो मेरे को थोड़ा सा अनईजी होता है जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा उसका रिवीजन। नहीं तो मैं तुम लोग का रिवीजन करा देता कल, ये जो ऑसिलेशन और वेव जो भी टॉपिक आ रहा है उसका। तो खैर, अब टर्म टेस्ट आ रहा है तो उसको दे दो। अपन संडे वगैरह रख लेंगे ये टेस्ट जो भी है, लेकिन ये थर्मल प्रॉपर्टीज और देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स कितना हो पाता है, वो तो शायद नहीं हो पाएगा, या फिर थर्मोडायनेमिक्स खत्म होने के बाद दोनों का कंबाइंड एक टेस्ट ले लेंगे, फ्लूइड का और थर्मो का पूरा एक साथ कंबाइंड टेस्ट एक कर लेंगे अपन, क्योंकि फिर ऑसिलेशन और वेव थोड़ा सा हट के टॉपिक है। फ्लूइड और फ्लूइड भी अलग है, थर्मो अलग है, लेकिन ऑसिलेशंस में जाने से पहले अपन कोशिश करेंगे कि इधर का पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाए। तो संडे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप लोग आराम से टर्म टेस्ट दे दीजिए, और अगर उसमें जो मटेरियल वगैरह का रिक्वायरमेंट है तो हम कहोगे तो शेयर कर देंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब जो जितने भी मैंने तो थर्मो का आज कर दिया है, ऑसिलेशन और वेव 2 टॉपिक के बचे हैं, तुम लोग कहोगे तो उसका भी मटेरियल मैं शेयर कर दूंगा, ताकि तुम लोग उससे थोड़ा बहुत जो पढ़ाई करना है कर लो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, और कल का डिस्कशन थोड़ा इंट्रोडक्टरी होगा, तो तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा वो नहीं होगा कि भाई टेस्ट है, तो हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे कल के डिस्कशन को, सिर्फ इंट्रो होगा। लेकिन हाँ, कल क्लास जरूर अटेंड करनी है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो इंट्रो अगर मिस हुआ तो फिर बाद में चीजें और ज्यादा तकलीफ देंगी। थैंक यू।